रात के करीब 12 बजे का समय था। रीमा घर पर अकेली थी और बाहर से डरावनी आवाजें सुनाई पड़ रही थी। घर के पिछवाड़े से चमगादड़ों और उल्लुओं का शोर सुनाई दे रहा था। उसी समय रीमा को घर में कोई साया घूमता दिखाई दिया। इस साए को देखते ही वो डर गई। हे भगवान, गांव से बाहर घर बनाने का भी दुख ही दुख है। देखो कैसी डरावनी आवाजें आ रही हैं और ऊपर से लगता है कि घर में कोई काला साया घूम रहा है। ये कहकर रीमा घर के पिछवाड़े की तरफ चली जाती है। न जाने इस बुढ़ापे में कैसे कैसे भ्रम होने लगते हैं। जरा सी डरावनी आवाज भी भूत प्रेत या आत्मा लगने लगती है। ये कहते हुए रीमा घर के पिछवाड़े में जा पहुंचती है और तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। बच्ची रीमा को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अरे तू कौन है बेटी, और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? मैं प्रेतनी हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ भी मेरे साथ है। बच्ची के ये कहते ही उसकी माँ भी सामने आ जाती है और फिर दोनों प्रेतनियों का रूप लेकर रीमा को चेतावनी देने लगती हैं। ए बुढ़िया, अब तू यहाँ से निकल जा। अब यहाँ हम दोनों रहेंगी। तू ये घर छोड़कर भाग जा, नहीं तो मारी जाएगी। हम तुम्हें मार देंगे। डरावने चेहरों वाली खौफनाक प्रेतनियों को अपने सामने देखकर रीमा को पसीना छूटने लगता है और वो चीखते हुए वापस घर के अंदर भाग जाती है। बचाओ बचाओ, घर में दो भूतनियां घुस गई हैं, कोई मुझे इन प्रेतनियों से बचाओ। रीमा उनके डर से रात भर सो नहीं पाती। वो बिस्तर में मुंह छिपाकर पड़ी रहती है और बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है, रीमा की बेटी सविता उसके घर आ जाती है। अम्मा, आज खाने में क्या बनाऊं? आज तो मुझे भूख ही नहीं है बेटी, रात भर सो नहीं पाई। क्यों अम्मा, तबीयत खराब है क्या? सविता के ये पूछने पर रीमा उसे रात वाली पूरी घटना बताती है और फिर हैरान होते हुए कहती है, हैरत तो इस बात की है बेटी कि पहले तो कभी इस घर में कोई परेशानी नहीं हुई। 40 साल इस घर में बिताए हैं और कभी किसी प्रेत आत्मा तो क्या उसके साए तक को नहीं देखा। फिर अब न जाने कैसे वो पिचाशनियां आपके मन का वहम भी हो सकती हैं अम्मा। वो वहम नहीं, सच्चाई है बेटी, न जाने कहां से आ मरी है। रीमा की ये बात सुनकर उसकी बेटी सविता को भी बात में कुछ सच्चाई नजर आती है और वो उस रात अपनी माँ के साथ घर पर ही रुक जाती है। फिर जैसे ही आधी रात का वक्त होता है तो उनको डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। साथ ही घर में काले साए घूमते नजर आने लगते हैं। अरे माँ, घर में जरूर बुरी आत्माएं घुस आई हैं। देखो तो डरावने साए घूम रहे हैं। मैं क्या झूठ बोल रही थी, ये प्रेतनियों के साए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत अम्मा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सविता ये कह रही होती है कि तभी दोनों प्रेतनियां उसके सामने आ खड़ी होती हैं। बुढ़िया, तू अभी तक ये घर छोड़कर क्यों नहीं गई? शायद माँ बेटी मेरे हाथों मरना चाहती हैं। ए बुढ़िया, तू अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी क्यों मरवाना चाहती है? ये हमारा घर है और इस घर से हमें नहीं तुम्हें भागना पड़ेगा, समझी? सविता के ये कहते ही दोनों प्रेतनियां गुस्से में आकर उधम मचाने लगती हैं और रीमा और सविता को मौत के घाट उतारने की कोशिश करती हैं। अरे बचाओ बचाओ, ये भूतियां हमें मार डालेंगी, कोई हमारी मदद करो, हमारे घर में स्मशान घाट की पिचाशनियां घुम आई है। जैसे ही रीमा और उसकी बेटी चीखना चिल्लाना शुरू करती हैं, उसी समय बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और उसके कुछ ही देर बाद दरवाजे पर सरपंच और उसका नौकर आ जाता है। अरे दरवाजा तो खोलो रीमा चाची, मैं सरपंच धनी राम हूँ। आप इतनी रात गए क्यों चिल्ला रही हो? सरपंच की आवाज सुनते ही रीमा और उसकी बेटी दोनों को हिम्मत मिल जाती है और साथ ही प्रेतनियां भी एकाएक गायब हो जाती हैं। सविता दौड़कर दरवाजा खोलती है और फिर सरपंच अपने नौकर के साथ अंदर आ जाता है। चाची, ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जो आप दोनों इस तरह चिल्ला रही थी? क्या बताऊं सरपंच जी, हमारे घर में 2 प्रेतनियां घुस आई हैं और वो हमें रोज रात को बहुत परेशान करती हैं। प्रेतनियां? पर प्रेतनियां को आपसे क्या चाहिए? उन्हें ये घर चाहिए, कह रही हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं और इस घर में अब वे रहेंगी। रीमा की बातें सुनकर सरपंच को कुछ अटपटा सा महसूस होता है और वो एक पहुंचे हुए फकीर को बुलाकर उससे इस बारे में बातचीत करता है। फिर फकीर उन्हें जो बताता है उसे सुनकर तो सरपंच और रीमा दोनों चौंक ही जाते हैं।
रीमा काकी के घर में सच में दो खौफनाक प्रेतनियां घूम रही हैं, मगर वे अपनी मर्जी से वहां नहीं आई हैं। उन्हें वहां लाकर छोड़ा गया है। मगर रीमा चाची के घर कोई भूतनियां क्यों छोड़ेगा? किसी को इनसे क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो इनसे किसी की नहीं, मगर कोई इनका घर और घर के पिछवाड़े का बगीचा कब्जाना चाहता है, और वो कोई तांत्रिक है। तांत्रिक की बात सुनकर रीमा को कुछ याद आता है। हाँ, पड़ोसी गांव का एक तांत्रिक मेरे घर को खरीदना चाहता है और कई बार मेरे पास आ चुका है। पिछली बार तो वो मुझे धमकी देकर गया था। क्या धमकी देकर गया था चाची? यही कि अगर तू ये घर मुझे नहीं बेचेगी तो मैं इसे स्मशान घाट बना दूंगा। रीमा की ये बात सुनकर फकीर बोला, शमशान ही बना रहा है वो इस घर को। इस घर में शमशान की राख आ चुकी है और अब घर शमशान बनने लगा है। क्या घर को शमशान बनने से रोका नहीं जा सकता है? हाँ, एक उपाय है। मैं शमशान की राख ढूंढ कर आपको दे दूं और फिर ठीक रात 12 बजे वो राख आपको शमशान घाट में फेंक कर आनी होगी। फिर तो यहाँ से प्रेतनियां चली जाएंगी ना? हाँ, चली जाएंगी। अगर शमशान में राख फेंकने वाला वापस आते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखेगा तो। सरपंच और कई गांव वाले मिलकर इस उपाय को करते हैं। फकीर तांत्रिक द्वारा रीमा के घर में रखी श्मशान की राख को ढूंढकर सरपंच को दे देता है और फिर एक दिलेर युवक उसे रात 12 बजे श्मशान में फेंक आता है। इसके साथ ही प्रेतनियां रीमा का घर हमेशा के लिए छोड़ देती हैं और वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं। एक रात की बात है। मनीष अपनी कैब चला रहा था। उसे किसी सवारी की तलाश थी। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाकर कब्रिस्तान के पास आया और सिगरेट पीने लगा। आज का तो दिन ही खराब है। आज ना कमाई हुई है और ना कोई टिप मिली। और बस तभी कब्रिस्तान का गेट खोलने की आवाज आई और फिर मनीष की गाड़ी का दरवाजा खोलकर कोई अंदर बैठ गया। पीछे घूमने की गलती मत करना। मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो। तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा, पर अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। उस सवारी की आवाज इतनी डरावनी थी कि मनीष घबरा गया। वो समझ गया कि वो सवारी कोई इंसान नहीं है। डरा सहमा मनीष परेशान था। उसके पसीने छूट रहे थे। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। जब वो बांद्रा के कब्रिस्तान पहुंचा, उसने जोर से ब्रेक लगाई। उसकी धड़कनें अब तेज तेज थी। डर के मारे वो थरथराने लगा। पीछे मुड़ने की गलती मत करना। कैब का दरवाजा खुला और वो सवारी बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही मनीष ने एक्सेलरेटर दबाया और रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। कब्रिस्तान से काफी दूर आकर उसने अपनी गाड़ी रोक दी और लंबी सांस भरी। शांत होकर जब उसने बैक सीट पर देखा तो वहाँ एक सोने का कॉइन था। वो सवारी कौन थी? कोई इंसान थी या डायन? जो भी थी, मुझे सोने का सिक्का दे गई। उस रात मनीष रात भर उसी सवारी के बारे में सोच रहा था। कल मैं वापस उसी कब्रिस्तान में जाऊंगा। शायद वो सवारी वापस मेरी गाड़ी में बैठे। और सोने के सिक्के के लालच में मनीष वापस उसी कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा। पिछली रात की तरह आज भी कब्रिस्तान का गेट खुलने की आवाज आई और मनीष की कैब का दरवाजा भी खुला। पीछे घूमने की गलती मत करना। मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो। तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा, पर अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। आज मनीष को पिछली रात जैसा डर नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सोने के सिक्के का लालच था। वो अच्छे से गाड़ी चला रहा था। उसने गाड़ी बांद्रा के कब्रिस्तान के बाहर लगा दी। पीछे घूमने की गलती मत करना। पिछली रात की तरह वो सवारी उतर गई और मनीष गाड़ी लेकर निकल गया। बैक सीट पर मनीष को फिर से सोने का सिक्का मिला, जो देखकर मनीष बहुत खुश हुआ। फिर ये रोज का सिलसिला बन गया। मनीष दिन भर सोया करता, रात होते ही गाड़ी निकालता और कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच जाता।
वो सवारी अंदर बैठकर वही बोलती है। मनीष उस सवारी को बांद्रा कब्रिस्तान छोड़ता है और रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। धीरे धीरे मनीष सिर्फ कब्रिस्तान की सवारी के लिए ही गाड़ी चलाता था। उसके पास काफी पैसे थे। उसने नई कैब खरीद ली थी। ये सब उसका दोस्त दानिश देख रहा था। यार चल, आज गाड़ी नहीं चलानी। नहीं यार, आज मेरा मन नहीं है। पता करना पड़ेगा कि आखिर में मनीष के हाथ कौन से चिराग का जिन्न लगा है। और फिर एक दिन दानिश ने मनीष को अपने घर बुलाया और उसे खूब दारू पिलाई। मनीष को चढ़ चुकी थी। आजकल तू दिखता ही नहीं। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कब्रिस्तान से। तुझे कब्रिस्तान में कोई खजाना वजाना मिल गया है क्या? नहीं रे, सवारी मिली है। कब्रिस्तान में कौन सी सवारी? दारू के नशे में मनीष ने दानिश को कब्रिस्तान की सवारी के बारे में बता दिया। रोज एक सोने का सिक्का। हाँ। दानिश को कब्रिस्तान की सवारी का राज पता चल गया और साथ ही साथ सोने के सिक्कों का लालच उसके मन में घर कर गया। मनीष जब अपने घर गया तो दानिश ने अपनी योजना बनाई। मनीष रोज 10 बजे उस कब्रिस्तान के गेट पर जाता है। मैं उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। हो सकता है वो सवारी जल्दी बाहर आए और मेरी गाड़ी में बैठे और मुझे सोने का सिक्का दे दे। अगले दिन शाम होते ही दानिश उस कब्रिस्तान के गेट पर पहुँचता है। कुछ समय इंतजार करने के बाद दानिश को भी कब्रिस्तान का गेट खुलने की आवाज आई। फिर दानिश की कैब का भी दरवाजा खुला और कोई अंदर बैठ गया। पीछे घूमने की गलती मत करना। मुझे बांद्रा के कब्रिस्तान छोड़ दो। तुम्हें अपना किराया मिल जाएगा। पर अगर गलती से भी तुमने मुझे देखने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। दानिश गाड़ी चलाने लगा, पर दानिश के दिमाग में अलग ही ख्याल आया। मुझे नहीं लगता कि ये कोई डायन भूत होगी। लगता है इस डरावनी आवाज के पीछे कोई बहुत खूबसूरत हसीना है। शायद आवाज बदलकर मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और क्या, भला आजकल डायन चुड़ैल। पीछे घूमने की गलती मत करना। नहीं नहीं, मैं नहीं घूम रहा। दानिश सोच में पड़ गया कि आखिर उसके मन की बात उस सवारी को कैसे पता चली। दानिश गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद दानिश ने सोचा उसे सवारी देखने के लिए पीछे घूमने की क्या जरूरत है। उसने रियर रिवर मिरर को घुमाया और पीछे बैठी हुई सवारी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बचाओ! मैंने कहा था पीछे घूमना मत। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें मेरे साथ कब्रिस्तान चलना होगा। बचाओ! वो डायन दानिश के कार के बोनेट पर आ गई। दानिश ने झट से ब्रेक मारा और वो डायन कांच तोड़कर अंदर आ गई। दानिश के शरीर से उसकी आत्मा निकाल ली और फिर उस आत्मा को अपने साथ कब्रिस्तान ले गई। अगली सुबह मनीष ने दानिश की लाश देखी और वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। आज के बाद मैं कभी कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकूंगा। जरूर दानिश ने उस डायन को देख लिया होगा। कब्रिस्तान की ये सवारी अक्सर अपने शिकार पर निकलती है।